हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक। और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, जेई में, नीट में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, आज का जो ये लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की पूरी हमें इसमें सर्जरी करनी है। एक्चुअली हमको ये समझना है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल चीज है क्या, सबसे पहली बात। क्योंकि मैं आपसे शुरू से ही एक बात कहता आ रहा हूं कि फिजिक्स में जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट हमारे सामने आती है, हम उसका जैसे ही नाम सुनते हैं, तो अगर उस कॉन्सेप्ट की, उस चीज की मेरे मन में एक इमेज, एक पिक्चर बन रही है कि ये चीज ये होती है, तो समझो मैं उस कॉन्सेप्ट को समझता हूं। और अगर उसका उसको मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं, विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट में एक अधूरापन है और उस कॉन्सेप्ट को मैं सही से समझ नहीं पाया हूं। ठीक है। तो बच्चों, आज आप यकीन मानिए कि आप आज के बाद आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल परेशान नहीं करेगा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है और है क्या भला ये। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या भला है, आज ये समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो आप डेफिनेशन देखेंगे बुक्स में, वो क्या है कि अ कॉम्बिनेशन a combination of two equal and opposite opposite charges which are separated by a very small distance, a very small distance। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे डिफाइन किया है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्या खास बात है इसमें, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे। एक जितना प्लस होगा दूसरा उतना ही माइनस होगा। और तीसरी खास बात क्या है कि उन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन होगा, जो डिस्टेंस होगी, वो वेरी स्मॉल। कैसी होगी वो, वेरी स्मॉल। तो अगर इस डेफिनेशन को मैं पिक्चराइज करता हूं, तो कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी कि सपोज ये चार्ज आपका माइनस क्यू है और ये चार्ज प्लस क्यू है, और ये इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है सपोज 2L। ठीक है। तो एज पर डेफिनेशन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, और ये जो डिस्टेंस है 2L, ये डिस्टेंस कैसी है, वेरी वेरी स्मॉल। So this type of combination of charges is called electric dipole। अभी बच्चों मैं इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करूंगा। ठीक है। तो क्योंकि अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो वो कहीं न कोई हमें कहीं ना कहीं फंसा देगा। और वो कहाँ फंसेंगे, क्यों फंसेंगे, वो आज मैं ये सारी बातें करूंगा। आज कुल मिला के इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आने वाला है आपके। इलेक्ट्रिक डाइपोल चीज क्या है। तो अब बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर, आप जनरली कहते हैं कि हम फिजिक्स में जो भी पढ़ते हैं, फिजिक्स मीन्स हम फिजिक्स में फिजिकल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, और फिजिकल का मतलब होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चीज एग्जिस्ट करती है, उसका एग्जिस्टेंस होता है।
तो जैसे इलेक्ट्रॉन, बेशक हम इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली नहीं देख पाते, लेकिन इनडायरेक्ट वे में एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ठीक है। तो उसका क्वेश्चन था कि सर ये इस तरह का कॉम्बिनेशन मैंने तो कहीं देखा नहीं है। मीन्स आप कह रहे हैं कि नेचर में जो फिजिकल थिंग्स जितनी भी हैं उनका एग्जिस्टेंस है और हम उन सब चीजों के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो फिर तो इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो मैं बोला बिल्कुल होता है भाई, जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, जिसका एग्जिस्टेंस है, हम उसी चीज के बारे में फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। नहीं, तो बोला सर मैंने तो आज तक देखा नहीं इलेक्ट्रिक डायपोल। बोला यार इलेक्ट्रिक डायपोल को तुम पीते हो, इलेक्ट्रिक डायपोल को तुम खाते हो। इलेक्ट्रिक डायपोल तो तुम्हारे सराउंडिंग में है, हर वक्त है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारी किचन में है इलेक्ट्रिक डायपोल, और तुम कह रहे हो कि मैंने तो इलेक्ट्रिक डायपोल कभी देखा ही नहीं है। अब वो बच्चा बड़ा शॉक्ड हुआ, बोला, सर ऐसी कौन सी चीज है? मैं बोला मैंने कि इलेक्ट्रिक डायपोल तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इवन लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बोला वो और ज्यादा क्यूरियस हो गया कि सर अब तो मुझे दिखाइए इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ है, मैंने मैंने कहाँ देखा है इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो आज बच्चों हम सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल है कहाँ। ठीक है, तो बच्चों हमने साल्ट, NaCl सबने पढ़ा है केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, अब Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो 281, और क्लोरीन का 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 287। ठीक है बच्चों, तो केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ी है हल्की फुल्की, हमें पता होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल में डीप बात नहीं कर रहा हूं मैं केमिकल बॉन्डिंग की, मुझे तो इलेक्ट्रिक डायपोल दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों Na में और Cl में, सोडियम में और क्लोरीन में एक समझौता होता है कि भाई इसे भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो इन दोनों में समझौता हुआ, बोला यार तू आसानी से एक इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है और मैं अपना एक आसानी से ले सकता हूं, तो तू ऐसा कर कि तू मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, तो सोडियम बोला कि चल भाई ठीक है। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को, क्योंकि सोडियम ने, बेसिक बात है हम अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो जो दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव आयन। क्लोरीन ने लिया है तो क्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अब बन गया पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे से बाइंड हैं, बंधे हुए हैं, चिपके हुए हैं। ठीक है, और NaCl मोलिक्यूल का एग्जिस्टेंस है। ठीक, अब साहब, अब बच्चों ये क्या है? एक Na का एटम था, ठीक है, ये एक Na का एटम है और ये बन चुका है अब क्या? आयन। और ये क्लोरीन का एक एटम है और ये बन चुका है अब एक नेगेटिव आयन। ठीक है, सोडियम पर जितना पॉजिटिव चार्ज है क्लोरीन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब बच्चों सोडियम मॉलिक्यूल के अंदर बात कर रहे हैं हम, सोडियम का मॉलिक्यूल है ये हमारे सामने, और उस मॉलिक्यूल के अंदर हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच की क्या है? डिस्टेंस है। क्लियर? आपके सामने डायपोल बन गया। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपके सामने डायपोल बन गया, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which are separated by a very small distance। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जितना सोडियम पर पॉजिटिव है क्लोरीन पर उतना ही नेगेटिव है। और सोडियम मोलिक्यूल के अंदर, सोचो मोलिक्यूल कितनी छोटी चीज है ना भाई, हम उसे नेक डाई से नहीं देख सकते, है ना, इतनी छोटी चीज है।
जो आपने देखे होंगे कि धूप में कमरे में जैसे रोशनी आती है, सनलाइट आती है, तो उसमें हमें डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अभी देखा होगा आपने, है ना? वो डस्ट पार्टिकल इतना छोटा है, इतना छोटा है, वो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सोचो मॉलिक्यूल, जो NaCl मॉलिक्यूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तो उससे भी छोटा है। वो तो इतना छोटा है कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और उस मॉलिक्यूल के अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी? डिस्टेंस की। तो सोचिए वो डिस्टेंस कितनी छोटी होगी। अब आप समझ गए होंगे कि वो डिस्टेंस कितनी छोटी होगी। तो ये जो आपके सामने है बच्चों, ये NaCl, ये NaCl ही खुद में क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है ये? यही आपका क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यार आप इलेक्ट्रिक डाइपोल, सब्जी में नमक डालते हैं, कहीं भी कोई भी चीज, कोई भी रेसिपी मतलब डिश बनती है तो उसमें नमक पड़ता है, तो आप क्या डाल रहे हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में? आप डाइपोल डाल रहे हैं उसमें, है ना? तो अब आज के बाद आप कह सकते हैं, घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मम्मी गिव मी अ पिंच ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब वो अलग बात है कि मम्मी थप्पड़ लगा दें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपकी समझ में आ रहा होगा। अब साहब और एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के। अब बच्चों आपने सुना होगा H2O मोलिक्यूल। ठीक है, तो H2O मोलिक्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो H2O मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है ट्राइंगुलर। ठीक है, अब ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, और हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये हो गया हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों सेम थिंग, भाई ऑक्टेट पूरा करना था, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब हाइड्रोजन ठहरा बच्चों एक बच्चा एटम, भाई सबसे छोटा एटम है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक समझौता होता है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कहता है कि भाई तू मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे और मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुझे दे दूंगा, दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, तो तेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। बच्चा हाइड्रोजन जो है वो बच्चा एटम है, छोटा एटम है। ठीक है, तो वो लगा ठीक है अंकल जी आप कह रहे हो तो कर लेते हैं। वे उसे क्या पता कि अंकल जी कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। कि आपने सुना होगा बच्चों केमिस्ट्री में कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये चार स्पेशल एटम हैं। ये चार स्पेशल एटम हैं, और स्पेशल इन दी सेंस कि ये बहुत ग्रीडी, बहुत लालची एटम्स हैं। कहते हैं ना, मतलब इनको कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे जाए आता जाता, तो बस ये चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाए। इलेक्ट्रॉन के लालची हैं ये, दे आर इलेक्ट्रॉन लवर। बस इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए, ये उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटम्स की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और जिन एटम्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। सो दीज आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। कौन कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। दे आर इलेक्ट्रॉन लवर। इनके इर्द गिर्द कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये उसको क्या करना चाहते हैं? अट्रैक्ट। अब बच्चों इन दोनों ने शेयरिंग कर ली साहब, ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन ने। अब बच्चों शेयरिंग का मतलब होता है कि भाई जितना मेरा उतना तेरा। तो जब शेयरिंग हुई थी ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, तो समझौता तो ये हुआ था कि भाई हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन का है वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ऑक्सीजन का है, क्योंकि ऑक्सीजन ठहरा लालची। तो ऑक्सीजन एटम क्या करता है कि जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन था उसे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया है। उसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया है मतलब नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट किस पर ज्यादा होगा? ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर खींचा फिर। अब बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान है, ट्रांसफर नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ सोडियम ने दान दे दिया था बिल्कुल कि भाई तेरा इलेक्ट्रॉन, मेरा इससे कोई लेना देना
नहीं है अब, तो इसे तो कहते हैं ट्रांसफर होना। ट्रांसफर का मतलब वो एक एटम को छोड़ के पूरी तरह से दूसरे एटम के पास चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट किस पर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन पर। तो इस शिफ्टिंग की वजह से इस ऑक्सीजन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर हुआ है, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पार्शियल पॉजिटिव और यहां पार्शियल नेगेटिव। अब बच्चे चलते हैं डेफिनेशन पर। तो आप देखिए, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो ये क्या है बाय डेफिनेशन, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है। तो वाटर का मोलिक्यूल बाय डेफिनेशन क्या है, खुद में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम पानी पी रहे हैं, इट मीन्स फिजिक्स की लैंग्वेज में हम क्या है भाई, पानी के गिलास में क्या है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल है ना, और उनको हम गट 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 पी जाते हैं। तो हम क्या पी गए, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पी गए। अब घर पर कहिएगा फिजिक्स की लैंग्वेज में कि गिव मी अ ग्लास ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, फील द फिजिक्स एंड थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट। तो डाइपोल की मैं समझता हूं कि आज आपके दिमाग में ये पिक्चर बन गई होगी कि डाइपोल तो हमारे इर्द गिर्द है। हम्म, डाइपोल तो गंगा जी में बह रहा है, डाइपोल तो नहर में बह रहा है, डाइपोल हम सब्जी में डाल रहे हैं। हम्म, तो डाइपोल आपको दिख गया होगा। मैं कहता हूं ना, फिजिक्स में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको हम पिक्चराइज ना कर सकें, जिसको हम इमेजिन ना कर सकें। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फोटो आपके मन में, आपके माइंड में बन गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ये चीज होती है। तो कहीं भी फिजिक्स में अगर इस तरह का कहीं आपको कॉम्बिनेशन दिखता है कि उसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं और वो सेपरेट एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो स्मॉल डिस्टेंस, अब देखो इन ऑक्सीजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, मतलब ये आयन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है। अब सोचिए उस मॉलिक्यूल के अंदर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो वो डिस्टेंस कितनी शॉर्ट होगी, कितनी स्मॉल डिस्टेंस होगी। तो ये वो डिस्टेंस है। ठीक है, अब बच्चों बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे और आने चाहिए। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब तक फिजिक्स में हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लेकर नहीं बैठेंगे तो फिजिक्स पढ़ना बेकार है फिर। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होगा। तो बच्चों, एक बच्चे ने मेरे से कहा कि एक बच्चे ने मेरे से कहा कि तो सर फिर तो इस हिसाब से जो हाइड्रोजन का एटम है वो खुद में एक डायपोल होना चाहिए। ठीक है भाई, हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें ये एक प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब वो बच्चा क्या कह रहा है, बच्चे की भी कमी नहीं है, बच्चा भी सही सोच रहा है, क्योंकि वो तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है ना। तो बच्चा बोला कि सर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो पहला जो पहली बात है वो जस्टिफाई हो रही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और एटम के अंदर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो एटम तो मोलिक्यूल से भी छोटा होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगी सर इन दोनों के बीच की 2L। तो बोले सर फिर तो ये हाइड्रोजन का एटम डाइपोल हुआ। ठीक है, अब जब वो कह रहा है कि ये डायपोल हुआ, अब मुझे कहना पड़ा कि ये डायपोल नहीं है। अब वो बच्चा बोला कि सर ये डायपोल क्यों नहीं है, फिर ये डायपोल क्यों नहीं है सर, जबकि इसमें बाय डेफिनेशन वही सब है जो आप बता रहे, आपकी डेफिनेशन बता रही है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज एंड सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर, तो मैं अभी आपसे जो कह रहा था कि अगर इस डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आपको कोई भी फंसा सकता है।
तो इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अब मॉडिफाई करेंगे। तो बच्चों एक्चुअल में है क्या, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हुज हुज यहां पर विच की जगह क्या होगा, हुज सेंटर ऑफ मासेज, हुज सेंटर ऑफ मासेज, इसको पूरा लिख लें आप, हुज सेंटर ऑफ मासेज आर सेपरेटेड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो यहां पर जो डिस्टेंस 12 जो डिस्टेंस है, ये एक्चुअल में ये क्या है, ये माइनस क्यू जो नेगेटिव चार्ज है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है। ये जो है आपका प्लस क्यू जहां दिखा रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है। और 12 जो है, वो 12 उन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेज के सेंटर ऑफ मासेज के बीच की, सेंटर्स ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस है। अब इसको समझते हैं बच्चों। बच्चों ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हम स्फेरिकल मानते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस को स्फेरिकल मानते हैं, तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा साहब, यहां पर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ पर चल रहा है, सर्कुलर। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, सर्किल का भी, ये सर्किल है, सर्किल का भी सेंटर ऑफ मास कहां होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास भी यही हुआ। कहने का मतलब इस केस में दोनों के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ मास है, उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है। क्लियर, एंड बाय डेफिनेशन वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और वो स्मॉल डिस्टेंस क्या है, जीरो। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास, सेंटर्स ऑफ मास सेपरेटेड नहीं है, तो इट मींस ये डाइपोल नहीं है। तो अब नेक्स्ट मान लो बच्चों, सपोज करो अब इसी एटम को, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस और ये सब मेरा इलेक्ट्रॉन, अब इसी एटम को मैंने एक सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पर फोर्स लगाता है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चार्ज रखे हुए हैं भाई, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन। तो दोनों पर फोर्स लगाएगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पर आपको याद होगा, हमने एक प्रॉपर्टी की थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में। तो पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से न्यूक्लियस जाएगा इधर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आएगा इधर। तो एक्चुअल में सिचुएशन क्या बनेगी, मैं यहां पर दिखा रहा हूं। एक्चुअल में सिचुएशन ये बनेगी कि ये है सपोज आपका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, और ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है वो शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो उससे क्या हुआ कि अगर आप देखें तो अब पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो है यहाँ, पॉजिटिव चार्ज का। अब ये है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर, सर्किल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होगा यहाँ पर। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया आपका नेगेटिव चार्ज का। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। अब वही एटम क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। तो कहने का मतलब बच्चों दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि कोई एटम बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी, कोई एटम या मॉलिक्यूल मेजॉरिटी में मॉलिक्यूल जो है वो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल हो सकता है। और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि एटम को या मॉलिक्यूल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और तब उसके बाद वो डाइपोल बना, लाइक दिस, बाय शिफ्टिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल, NaCl का मॉलिक्यूल, HCl का मॉलिक्यूल। तो H2O, NaCl और HCl, NH3, ये सब वो मॉलिक्यूल हैं जो नेचुरली क्या हैं, डाइपोल्स। मींस इन ये बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ही क्या है, डाइपोल। कुछ मॉलिक्यूल्स
कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब उनमें ये प्रोसेस होगी, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, तब उसके बाद वो डायपोल बनेंगे। मींस वो बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायपोल नहीं है, और उनको हम अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो डायपोल बन जाते हैं। तो इस बेस पर बच्चों, इस बेस पर दुनिया के जितने भी सबस्टेंस हैं वो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। जितने भी सबस्टेंस हैं वो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किए। तो पहली कैटेगरी है साहब, पहले टाइप को हम बोलते हैं पोलर मटेरियल्स या पोलर सबस्टेंस, और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन पोलर सबस्टेंस। तो पोलर सबस्टेंस का मतलब है ऐसा सबस्टेंस जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसके मॉलिक्यूल्स क्या हो, डाइपोल हो नेचुरली। क्लियर? तो बच्चों जैसे H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल डाइपोल है, ठीक है। तो वाटर कैसा सबस्टेंस हो गया, एक पोलर सबस्टेंस हो गया। ऐसे सबस्टेंस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाइपोल नहीं होते, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे सबस्टेंस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाइपोल नहीं होते, उनको हम बोलते हैं बच्चों डाइपोल। डाइपोल नहीं होते उनको हम बोलते हैं बच्चों नॉन पोलर। और नॉन पोलर में बोले तो जैसे आपका CH4 मीथेन आपका क्या है, एक नॉन पोलर, मतलब बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के CH4 में डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल नहीं होता है ये। तो दो तरह के हो गए, पोलर एंड नॉन पोलर। क्लियर है बच्चों? तो अब बच्चों ये हो गई सब कहानी आपकी। मैं समझता हूं कि डाइपोल क्या है, डाइपोल क्या है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों? अब बच्चों आपने यहां पर एक चीज और देखनी है कि डाइपोल के लिए एक बड़ी ही क्रूशियल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और इसको बच्चों हम P से, किससे, P से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट तो बच्चों सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन between the charges, separation between the charges. So as per definition P किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, क्योंकि दोनों ही बराबर है, कोई भी चार्ज ले लो, तो आइदर चार्ज Q एंड सेपरेशन मतलब उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो Q इंटू 2L। तो P is defined as the product of either charge and separation between the charges. So P is equal to 2QL. P is equal to 2QL. ठीक है? अब साहब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, तो चार्ज की यूनिट कूलम, और 2L क्या है, डिस्टेंस है, तो कूलम इंटू मीटर, और इसको हम डेबी, कोई डिवाई बोलता है, तो ये भी होती है। ठीक है? कूलम मीटर को हम क्या बोलते हैं, कोई डेबी बोलता है, कोई इसको डिवाई बोलता है हिंदी में, तो कूलम मीटर को हम बोलते हैं डेबी। ठीक है? केमिस्ट्री में मोस्टली डेबी ही यूज होती है डाइपोल मूवमेंट की यूनिट। अब बच्चों यहां पर अब आप सोच रहे होंगे कि यार सर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हर चीज लॉजिकली पता होनी चाहिए, हमको हर सवाल का जवाब पता होना चाहिए फिजिक्स में।
तो अब यहाँ तो गाड़ी चले जा रही है, चले जा रही है। नहीं नहीं, मैंने कहा ना बच्चों, मैं जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होता, जब तक मुझे खुद उस चीज का हर सवाल का जब तक जवाब ना मिले, मैं एक माहौल क्रिएट कर रहा हूं पहले, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए एक माहौल तो बनना चाहिए ना पहले, कि क्वेश्चंस किए क्या जाए, क्वेश्चन किस पर किए जाएं, पहले वो एक स्टेज तो तैयार करूं मैं। तो मैं वो स्टेज तैयार कर रहा था अब तक, और वो मैं कर दी है। अब बच्चों यहां पर आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो P है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। ये P कैसी क्वांटिटी मानी जाती है बच्चों? वेक्टर। और बाकायदा इसकी डायरेक्शन भी माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ मानी जाती है। मतलब ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये डायरेक्शन मानी जाती है साहब, किसकी? P की। अब बच्चों वो जो बच्चा है ना जिसकी मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ, बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस लेकर आता है वो, और वो अक्सर मेरे बैचेज में पीछे बैठता है, तो मैं उसको बोलता हूँ पीछे वाला। तो वो जो पीछे वाला जो बच्चा है वो, अब देखना उसके क्वेश्चंस की झड़ी शुरू होती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो उसने मुझसे ये किया कि सर एक बात बताइए कि आपको ये कैसे पता चला कि ये इस नाम की एक क्वांटिटी मुझे डिफाइन करनी है। पहली बात तो ये, चलिए ये भी मान लिया कि कैसे भी पता चल गया होगा सर आपको कि ये P डिफाइन करनी है। अब मुझे ये बताइए कि आपने उसका ये नोमेनक्लेचर कैसे कर दिया, मतलब आपने ये जो नाम रखा है इस P का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, लॉजिक क्या है इसके पीछे, मतलब क्यों दिया है आपने इसको ये नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल? चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है, मूवमेंट मतलब क्या है इसका? दो क्वेश्चन हो गए। कि पहला क्वेश्चन याद रखना मेरे क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं इन सब के आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। तो कि आपको कैसे पता चला कि P नाम की एक क्वांटिटी डिफाइन करनी है, दूसरा कि आपको कैसे पता चला कि उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम देना है, और तीसरी बात, तीसरा क्वेश्चन देखिए उस बच्चे का, पीछे वाले का, कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और दो स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो रहा है, तो फिर तो आपका P स्केलर होना चाहिए, फिर तो P स्केलर होना चाहिए। तो बोले सर आप कैसे कह रहे हैं कि ये वेक्टर है? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये वेक्टर है? तो एक बच्चा बोला कि अरे यार इतना भी नहीं समझ में आ रहा तुझे, ये 2L जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, माइनस क्यू से प्लस क्यू के लिए ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या आपको लगता है कि उसने सही जवाब दिया? अगर होगा भी, मान लीजिए अगर उसका जवाब ये सही है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो क्वेश्चन ये बनता है ना कि भाई तुम क्या अंतर्यामी हो? तुमको कोई सपना आ गया कि ये डिस्टेंस ना लेके हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है यहाँ पर? तो इस मतलब यहाँ पर भी एक, अगर कोई कहता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस नहीं है, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो ये वेक्टर हो गया, ये स्केलर है, और वेक्टर में अगर हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमको क्या मिल जाता है? एक वेक्टर मिलता है। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि भाई तुमको ये कैसे पता चल गया कि यहाँ पर ये 12 एज ए डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है, न कि डिस्टेंस? सोचने की बात है ना? तो बच्चों इन डाइपोल से रिलेटेड इन सारे रहस्यों के लिए, इन सारी मिस्ट्रीज के लिए हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इन सारे सवालों का अगर आप जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर्स जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, और मैं इन सारे रहस्यों का आपको जवाब नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।